सब्सक्राइब करें बेसिक्स की पाठशाला को और इस बेल आइकन को दबाइए जिससे आप नॉलेज से भरपूर वीडियो को देख सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के हिस्ट्री में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि बात करता है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आखिर किस तरीके से महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्र के रूप में अपने आप को निर्मित किया। कई सारी चीज़ें हैं कहानियों के रूप में, उसको समझना ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना और उसके थ्रू फ्यूचर को डेवलप करना, जहाँ पर पास्ट की गलतियों को हम ना दोहराएं और साथ ही पास्ट में जो हमने साहसी कार्य किए हुए हैं उस कार्य को हम किस तरीके से भविष्य में और अच्छे तरीके से ले जाएं और राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जानने की बात है कि आखिर नेशन क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र का बेसिक मतलब यही होता है जहां पर देश में रहने वाले सभी लोग एक कॉमन आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ें और साथ ही वो पास्ट के जो उनके वीर हैं, जो साहसी पुरुष हैं और जो पुरानी कहानियां हैं, उन कहानियों को एक साथ एक आदर्श में पिरोते हुए आगे बढ़ें, जिससे राष्ट्र के रूप में वो एक लक्ष्य की ओर चलते चलें। ये बेसिक मतलब होता है राष्ट्र का, और यही चीज़ हमको भारत में देखने को मिला। और नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट भी यही है जहाँ पर देश का हर एक निवासी एक कॉमन गोल के लिए आगे बढ़ता है और अपने देश को लगातार डेवलपमेंट के पाथ पर ले जाता है। ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो डेवलप हुआ था, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है उसने फ्रांस को एक रिपब्लिक और एक नेशन के रूप में डेवलप किया। आगे चल के आप लोगों ने क्लास 10th में भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था किस तरीके से जर्मनी का डेवलपमेंट हुआ या फिर इटली का निर्माण हुआ और बाद में यूनाइटेड किंगडम बना। वो सारी चीज़ें आपने सीखी हैं और उसी तरीके से इंडिया का भी डेवलपमेंट हुआ था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर हम पास्ट में थोड़ा सा चलें और आज से लगभग 2000 साल पहले भारत में राजतंत्र था, अलग अलग राजा यहाँ पे रूल किया करते थे, लेकिन एक कॉमन आइडियोलॉजी पूरे भारत में देखने को मिलती नहीं थी उस समय। फिर भी कल्चर के फॉर्म में कहीं ना कहीं हम एक जैसे थे, चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें चाहे हम साउथ इंडिया की बात करें। अशोक पहले ऐसे बड़े राजा थे जिन्होंने एक तरीके से भारत को बांधा और वहाँ पर उन्होंने कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बात किया और सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से इंडिया में और पूरे विश्व में डेवलप हुआ। समय के साथ और भी राजा आए, उन्होंने भारत देश को डेवलप करने की कोशिश की, चाहे वो गुप्त अम्पायर हो चाहे वो हर्षवर्धन हो। उसके बाद अकबर का समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी अपने कालखंड में जो मुग़ल अम्पायर है उसको काफ़ी बड़े लेवल पे बना दिया था। फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने अलग अलग मेजर्स अपनाए और इंडिया को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया और वो प्रोविंस आगे चलकर जब 1947 में इंडिया फ्री हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको कंसोलिडेट किया और एक कंट्री के रूप में इसका निर्माण किया। लेकिन ये निर्माण की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। इस निर्माण में कई सारी चीज़ें जुड़ती हुई चली गईं और 1857 की क्रांति, जैसा कि क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा था, उस क्रांति ने भारत को यह आशा दी कि हम इस ब्रिटिश अम्पायर के खिलाफ लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। और कांग्रेस जब 1885 में बनी, 1885 में बनी, उसके बाद कांग्रेस ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया भारत को या भारत वालों को एक सूत्र में बांधने का। इसमें कई सारे अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी आए और भारत के रेवोल्यूशनरीज जिसमें सरदार
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जतिन दास, इन लोगों ने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन जब भी हम भारत की बात करते हैं और भारत में राष्ट्रवाद के उदय की बात करते हैं तो एक नाम सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आता है और वो नाम है महात्मा गांधी का। कई बार ये सुनने को मिलता है कि क्या चरखे से आज़ादी आई, ये एक स्टेटमेंट है जो महात्मा गांधी के लिए लगातार बोला जाता है। लेकिन आप कुछ इस तरीके से समझिए, महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने पूरे युद्ध में कभी भी हथियार नहीं उठाए, फिर भी इस युद्ध के विजेता के रूप में उनका भी नाम लिया जाता है, या ये कहा जाए कि विजेता के रूप में जिस तरीके से उन्होंने इस युद्ध को लीड किया वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अगर आप महाभारत के युद्ध में पांडवों के दल में से कृष्ण को हटा दें तो आपको अचानक से खालीपन सा दिखेगा और ये समझ में आएगा कि कृष्ण की नीतियों ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई। कुछ वही काम महात्मा गांधी ने भी किया भारत के आज़ादी आंदोलन ने। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे महान क्रांतिकारियों को जो रणनीति मिली, जो लड़ने का जज्बा मिला, वो महात्मा गांधी के किए गए कार्यों की वजह से मिला, क्योंकि उन्हें महात्मा गांधी की वजह से ही समझ में आया कि हाँ, हम भारत को आगे लेके चल सकते हैं, हम भारत को सही तरीके से निर्मित कर सकते हैं। उनके विचार अलग थे, महात्मा गांधी से एकदम जुदा उनके अंदाज थे। महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे, जबकि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद क्रांति की बात करते थे। लेकिन बात यह है कि क्रांति का विचार तभी जन्मेगा, तभी पैदा होगा जब उसके पीछे एक ऐसे व्यक्ति की सोच होगी जो उस क्रांति के लिए महत्वपूर्ण होगी। महात्मा गांधी के उन्हीं विचारों पर आधारित होकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने भारत देश की आज़ादी के लिए कार्य किया। इसलिए चरखे से आज़ादी आई एक हद तक सही है। उन्होंने भारतीय जनमानस में वो इच्छा शक्ति पैदा करी जिससे भारत का निर्माण संभव हो सका। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। जाति, धर्म, छूत अछूत, स्त्री पुरुष के रूप में भारत का समाज बटा हुआ था। उस समाज को एकत्रित करना ये महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति के कारण ही संभव हुआ। अगर हम इस चैप्टर में अपने आगे बढ़े तो इस चैप्टर का सारांश, या ये कहूँ कि इस चैप्टर में जो कालखंड आपको पढ़ना है वो कालखंड शुरू होता है 1915 से लेकर 1932 तक। तो ये बात करेगा महात्मा गांधी के आगमन से लेकर पूना पैक्ट तक की। जैसा कि आप जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी आप रशियन रेवोल्यूशन में पढ़े होंगे क्लास 9th में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक बहुत ही बड़ा रीज़न था भारत में राष्ट्रवाद के उदय को लेकर। इसके पीछे का मैं आपको कारण समझाता हूं कि आखिर ऐसा क्यों था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया से पैसा लेकर, जो भी ब्रिटिशर सिपाही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे वहाँ पर वो उस पैसे को लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे और वो पैसा भारत से ही आ रहा था। भारत से पैसा आने के लिए उन्होंने यहाँ पर आयकर बढ़ा दिया, कई सारे और कर भी बढ़ा दिए। उसके अलावा यहाँ पर फोर्स रिक्रूटमेंट भी किए गए लोगों को कि चलो तुमको लड़ना है और इसके लिए तुमको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं भारत के लोगों को खल रही थी कि हमें गुलाम बनाया गया, हमसे पैसा लिया गया और हमें ही फोर्स लेबर के फॉर्म में और फोर्स रिक्रूटमेंट के फॉर्म में हमको ले जाया गया और वॉर में हमको झोंक दिया गया, जिस वॉर का सीधे तरीके से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, उस वॉर में आप हमको डाल दे रहे हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा खल रही थी और महात्मा गांधी के आंदोलन में लोगों ने सहयोग भी इसीलिए दिया क्योंकि महात्मा गांधी ये बात कह रहे थे कि जिस तरीके से तुमको लगातार दबाया जा रहा है, उस दबाव के कारण
तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का जो बल होना चाहिए, जो आत्मबल होना चाहिए, वो आत्मबल है ही नहीं। उस बल को पैदा करना महात्मा गांधी जैसे विरले का ही काम था। 1915 में महात्मा गांधी का आगमन होता है भारत में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। भारत आने के बाद उनका नाम तो बहुत पॉपुलराइज हो गया था, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह किया था नस्ल भेद के खिलाफ, वहां पर जो आर्पेथाइड गवर्नमेंट चल रही थी, उस गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था और उस आंदोलन में वो सफलता प्राप्त किए थे, और वहीं से सत्याग्रह का सिद्धांत आया था। सत्याग्रह का मतलब समझिए, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य का बल जिसके दम पर आप आगे बढ़ेंगे और बिना हिंसा किए आप सामने वाले से अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। कई बार ये बात उठती है कि आखिर महात्मा गांधी ने हिंसा का रास्ता क्यों नहीं अपनाया, क्यों वो लगातार अहिंसा की बात करते थे। सत्याग्रह को यह भी लेके कहा जाता है कि वो कमजोरों का अस्त्र है, लेकिन महात्मा गांधी का ऐसा मानना नहीं था। उन्होंने कभी भी इसे पैसिव रेजिस्टेंस नहीं माना। ऐसा नहीं है कि आप पैसिव रेजिस्टेंस के फॉर्म में इस काम को करेंगे। ये शक्तिशाली व्यक्ति ही इस कार्य को कर सकता है, जिसके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा है, वही इस काम को कर सकता है। उसी के लिए संभव है कि वो आगे बढ़कर उस निरंकुश शासन के खिलाफ कार्य कर सकें। जो एब्सोल्यूटिज्म टाइप की गवर्नमेंट बनी हुई है, निरंकुश सरकार बनी हुई है, उस सरकार के खिलाफ आप हिंसात्मक रूप से जीत नहीं सकते। भारत जैसी जनता जहां पर लगातार उनको दबाया गया, 200 साल से अंग्रेजी सरकारों ने उनको दबा के रखा, उन लोगों के अंदर ये इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वो हिंसा के रूप में आगे बढ़ सकें। ऐसी जनता को जागृत करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का पहला फेज अहिंसा के रूप में है, पूर्ण रूप से अहिंसा। लेकिन 1930 में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिंसा कहीं ना कहीं थी, और 1942 में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने कहा ही था करो या मरो। ये पूर्ण रूप से ही बताता है कि 1915 से लेकर 1942 तक जाने में महात्मा गांधी ने लोगों के अंदर वो आत्मबल का संचार किया जिससे वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो सके। तो सत्याग्रह कमजोर के लिए नहीं है, सत्याग्रह हमेशा उसी के लिए है जिसका आत्मबल, इनर पावर बहुत ही मजबूत है। वही सत्य के लिए डट सकता है, वो सामने वाले को मजबूर कर सकता है उसकी बात मानने के लिए। यह है बल सत्याग्रह का। हम महात्मा गांधी इसी सत्याग्रह को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और भारत के लोगों ने उनका समर्थन भी किया, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत उनको लगातार दबाते हुए जा रही थी। ये सारी चीजें आगे बढ़ी और भारत में पहला आंदोलन, या कहें कि आजाद भारत के लिए पहला आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया 1920 में। उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी हम लोग जानते हैं। आखिर वो कहानी है क्या? 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कानून कहा गया। मतलब अगर अंग्रेजी सरकार ये चाह ले कि इस पर्सन को हम सजा सुना दिए हैं, तो उसको गिरफ्तार वो जब होगा उसको सजा सुना दी जाएगी, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। मतलब अंग्रेजी हुकूमत एक तरीके से मैसेकर पे आ चुकी थी, लोगों को मारने के लिए, जिनोसाइड करने के वो मूड में थी। इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ 1919 में। 6 अप्रैल को पूरे भारत देश में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। उसी समय पंजाब में भी 2 क्रांतिकारी, या कहें 2 गांधीवादी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, वो भी रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे। उनको अंग्रेजी सरकार आके गिरफ्तार कर लेती है, और 13 अप्रैल 1919 को उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर मेला भी लगा हुआ था, क्योंकि वैशाखी का दिन था तो मेला लगा हुआ था। लोग मेले में घूम रहे थे और कई सारे लोग रॉलेट
एक्ट के विरोध में सत्याग्रह कर रहे थे और कई लोगों ने इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। उसी दौरान जनरल डायर, जो कि वहाँ पर मार्शल लॉ की घोषणा कर चुका था कि अगर कोई देखा गया तो उसको गोली मार दिया जाएगा, लेकिन ये घोषणा जलियांवाला बाग में लोगों के इकट्ठा होने के बाद घोषित की गई। वो पहुँचता है, एक बड़ा गेट होता है और एक छोटा गेट होता है। दोनों गेट को अंदर से बंद करके चारों तरफ से पुलिस से उसको घेर लेता है और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाना शुरू कर देता है। सरकारी आंकड़ा लगभग 300 का है, लेकिन सही में 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। सबसे ज़्यादा लोग तो मारे गए, वहाँ पर एक कुआं था, उस कुएं में लोग कूदते गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो कुआं जान बचाने से ज़्यादा उनकी जान लेता चला गया। पूरा भारत जलियांवाला बाग की घटना से हिल गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो गीतांजलि के लिए उनको दी गई थी, और महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि भी दी थी। ये दोनों उपाधियां वापस कर दी गईं। पूरा भारत हिल गया कि ये कैसा मैसेकर है, ये जेनोसाइड है, लोगों को बिना किसी चेतावनी के मार दिया जाना। ये कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन का मैसेकर कर सकता है। ये एक ऐसी बात है जिसको जब भी आप सोचेंगे तो आपके अंदर गुस्सा लगातार बढ़ता जाएगा। भारतीयों में भी ऐसा हुआ। उसी दौरान वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुका था। इंग्लैंड का पैक्ट हुआ टर्की से, और टर्की में ऑटोमन अम्पायर जो है उसने पैक्ट साइन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और उसमें कहा गया, बेसिकली मांग ये थी कि जो वहाँ पर खलीफा की पोस्ट हुआ करती थी वो मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर माना जाता था, ऑटोमन अम्पायर का खलीफा, और उसके रिस्पेक्ट की बात होती थी कि हाँ उसका आपको रिस्पेक्ट मेंटेन रखना है। खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने, गांधीवादी ये भी थे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन पूरे भारत में शुरू किया इसलिए क्योंकि खलीफा के लिए जो सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए था ब्रिटिशर्स को, वो सम्मान प्रदर्शित नहीं किया गया। रॉयट सत्याग्रह भी बंद हो चुका था क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। तो महात्मा गांधी को एक मौका मिला हिंदू और मुस्लिम एकता को वापस से लाने का, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसकी वजह से हट चुकी थी। उन्होंने दोनों सिस्टम को जोड़ा और खिलाफत आंदोलन को जोड़ा असहयोग आंदोलन से, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक बार फिर से जागृत हो सके, और असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आखिर इसको नॉन कॉपरेशन ही क्यों कहा गया, इसके पीछे का भी कारण सुनिए। नॉन कॉपरेट अर्थात किसी का आप समर्थन नहीं करें। महात्मा गांधी का यह मानना था कि भारत में अंग्रेजों का शासन इसीलिए हुआ क्योंकि भारतीयों ने इसमें कहीं ना कहीं सहयोग किया। और बात अगर जाएंगे आप 1600 से लेकर 1900 तक में आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। कई सारे राजाओं ने खुले तौर पे अंग्रेजी हुकूमत का सहयोग किया, जिसकी वजह से भारत में उनका शासन जो है वो सुनिश्चित हो सका। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि असहयोग इसलिए क्योंकि हमारे सहयोग से ये यहाँ पर हैं, अगर हम इनका असहयोग करेंगे तो कुछ समय बाद ये यहाँ से चले जाएंगे। 1920 में ये आंदोलन शुरू किया गया। भारत में ये आंदोलन बढ़ चढ़ के स्वीकार किया गया। इसमें सबसे प्रमुखता की बात आई वो ये थी कि हमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है। हम अंग्रेज़ों के बनाए स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेज़ों की दी हुई नौकरी नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों के अदालत में वकालत नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों की लाई हुई वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, उनके द्वारा बेचे गए वस्त्रों को भी हम त्याग देंगे, कपड़ों को भी हम फेंक देंगे। पूरे भारत ने इस बात को माना, एक्सेप्ट किया कि हाँ हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये काम करना जरूरी है। इसलिए महात्मा गांधी एक महान लीडर के रूप में आगे डेवलप हुए क्योंकि उन्होंने लोगों को समझाया
कि आखिर अंग्रेजी हुकूमत को हम किस तरीके से हटा सकते हैं, और ये असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है और कोई तरीका नहीं उनको हटाने का। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सबने अलग अलग तरीके से लिया। मैं यहां 3-4 केस आपको बताना चाहता हूं। पहला केस तो जो अर्बन एरियाज थे वहां पर लोगों के द्वारा किस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया गया, किस तरीके से मिडिल क्लास ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। शहरों में महात्मा गांधी ने जो अहिंसक आंदोलन की नींव रखी थी, लोगों ने लगभग उसको माना, पूरे तरीके से उसको स्वीकार किया। तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन की बात की थी, शहरों में लगभग वही तरीका अपनाया गया, क्योंकि कांग्रेस भी वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। लोगों ने स्कूल को त्यागा, वकालत छोड़ी, नौकरियां छोड़ी। वकालत छोड़ने में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे महान लोग थे। नौकरी छोड़ने में सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सिविल सर्विसेज की अपेक्षा टॉप की थी, उन्होंने वो सर्विस ही छोड़ दी। कई सारे विद्यार्थियों ने स्कूल का त्याग कर दिया। यहां तक कि जो शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है रोड ब्लॉक करना। जहां पर दुकानों हो उनके दुकान के आगे आप ब्लॉक कर दिए जिससे लोग सामान नहीं खरीद सके, उसे पिकेटिंग कहते हैं। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की गई, कई सारे और भी काम किए गए। लेकिन समय के साथ ये आंदोलन वीक होने लगा। देखिए, इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए कि आखिर आंदोलन वीक हुआ तो हुआ क्यों। पहली चीज तो आंदोलन बहुत लंबा खिंच रहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि 1920 में कहा था कि अगर इस तरीके से असहयोग करेंगे तो 1 साल के अंदर हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। स्वराज का अर्थ सेल्फ रूल होता है, जो कि 1905 में बाल गंगाधर तिलक ने भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया था बंगाल विभाजन के विरोध में, जब वो स्वदेशी मूवमेंट लेके आए थे, कांग्रेस में लाया था। और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल उसके मुख्य केंद्र हुए थे उस समय। तो यहां पर भी स्वराज की ही मांग थी कि हमें स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल। और ये आंदोलन बहुत लंबा खिंचा। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को वापस लिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने साफ कहा था कि अगर हम हिंसा का रूप स्वीकार करेंगे तो अंग्रेजों को, इस वायलेंस को दबाने में बहुत समय नहीं लगेगा। वो हमसे पावरफुल हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा इक्विपमेंट अवेलेबल है, हम उनके सामने टिक नहीं सकते। इसीलिए वो मोमेंट कमज़ोर था, लोगों ने हिंसा शुरू करी, इस वजह से महात्मा गांधी ने उसको वापस ले लिया। तो शहरों में इसके कम होने का मेन कारण यही था कि मिडिल वर्ग के अंदर एक क्षमता होती है आंदोलन करने की, क्योंकि आखिरकार हर इंसान को अपना परिवार भी चलाना है। जिन लोगों ने नौकरियां छोड़ी, जब उनको 1 साल 1.5 साल के बाद खाने की समस्या पैदा हुई तो वो कहाँ जाएंगे, उन्होंने वापस लिया आंदोलन। इसी तरीके से जिन बच्चों ने स्कूल छोड़े, उस लेवल पे स्कूल डेवलप नहीं किए गए, तो बच्चे पढ़ें तो पढ़ें कहाँ, तो बच्चों ने वापस से स्कूल ज्वाइन करना शुरू किया। ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से भारत में वो आंदोलन शहरों में ख़त्म हुआ।